नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेश खुदरे एक बार आप सभी का एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी ने पहले पार्ट टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां से देखा और उससे अपनी कमियों को दूर किया होगा। अब हम यहां आज पार्ट टेस्ट सेकेंड का केमिस्ट्री सॉल्यूशन, जिसका दिनांक 23/2/2025 रहा है, उसका कंप्लीट हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषा में इस सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इस पार्ट टेस्ट का हमारे पास जो टॉपिक था, जो हमारा इस टेस्ट के लिए चैप्टर दिया गया था, वो क्या क्या था। तो इस पार्ट टेस्ट का जो सिलेबस था वो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म एंड हाइड्रोकार्बन, इन सभी चैप्टर से हमको क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का आइसोमर है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, जिसमें हमारे पास दो मिथाइल की साइड चेन लगी हुई है, एक 1,2 पर और एक 1,4 पर। यहाँ पर क्या हमारे प्रतिस्थापी का केवल क्या पोजीशन चेंज हो रहा है, बाकी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। और जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड का केवल पोजीशन का अंतर हो दो कंपाउंड के अंदर, तो ऐसे दोनों स्ट्रक्चर को क्या हम पोजीशन स्थान समावयव कहते हैं। अब इसका एक सरल तरीका भी है कि जब आपको दो कंपाउंड दिए जाएं, दोनों का आप नाम लिखो और उसमें केवल लोकेंड का डिफरेंट या डिफर मिले, तो आप ऐसे दोनों कंपाउंड को क्या पोजिशनल आइसोमर के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे, जल्दी से देखें। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1,2 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नाम क्या इस तरीके से होने वाला है। अब सेकंड स्ट्रक्चर का भी हम यहाँ पर आयुपेक नेम दे देते हैं। तो देखें तो यहाँ पर अब नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, 1,4 डाई मेथिल, और ये हो जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो अब आप दोनों के आईयूपीएसी में कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे, केवल लोकेंट का डिफरेंस है, बाकी सिमिलर आयुपेक नेम है। तो ऐसा केवल क्या हमको पोजिशनल आइसोमर में दिखेगा। तो ये भी एक तरीका है क्या इनको ढूंढने का। तो हमारा इस पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या बी होने वाला है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जीआई के लिए क्या चाहिए भाई, हमारे पास अगर कोई एल्कीन है तो दोनों ही sp2 कार्बन पर क्या हमको दो डिफरेंट ग्रुप चाहिए। अगर ऐसा कोई एल्कीन हमारे पास है तो जीआई शो होगा। ठीक, तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस एल्कीन के इस डबल बॉन्डेड, अर्थात हमने क्या बोला कि एल्कीन का दोनों sp2 कार्बन जो डबल बॉन्डेड से जुड़ा है, इनके पास क्या दोनों के लिए डिफरेंट ग्रुप, जैसे यहाँ ए बी और यहाँ पर क्या ए बी, तो ये जीआई शो करेगा। ठीक, ठीक है, इस तरह के एल्कीन से जीआई शो होगा। अब यहाँ देखें तो इस sp2 कार्बन के ये दो मेंबर्ड सेम है, ये जीआई शो नहीं कर सकता। यहाँ तो दोनों sp2 के दोनों मेंबर्ड सेम है, यह भी जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ पर अगर मैं इस कंपाउंड को देखता हूँ तो ये हमारा क्या कंडीशन पर कंप्लीट उतर रहा है। तो देखेंगे पहले sp2 कार्बन का C6H5 और यहाँ पर दूसरे के लिए यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, मतलब दोनों sp2 के दोनों और मेंबर डिफर हैं, आपस में डिफर होना चाहिए। ये दोनों इन दोनों से कंपेयर नहीं करना, किसी भी sp2 के दोनों मेंबर को क्या आपस में कंपेयर कर हम जीआई को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में भी इस sp2 कार्बन के दोनों मेंबर्ड क्या है, सेम, तो यहां भी जीआई नहीं मिलेगा। क्या इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन एक मेज द कॉलम है जिसमें हमको सही मैच करना है। तो बेटा मेज द कॉलम का हमको अगर आसानी से और कम समय में आंसर लाना है तो उसका सही तरीका क्या है? हम पहले मैच के साथ मैच कर क्या हमारे चारों ऑप्शन को देखें कहाँ-कहाँ इस मैच को सही दिया गया है। अगर एक ही मैच से हमारा आंसर आ रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं है। बट अगर ऐसा एक से अधिक ऑप्शन में है तो उन्हीं ऑप्शन पर आगे बढ़े और उसमें सेकंड को मैच कर क्या फिर से वही चीज़ों को देखें। तो आइए देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक रिंग है जिसमें कंप्लीट कंजुगेशन मिल रहा है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन के साथ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है। अब हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड है, रेजोनेंस है, पर ये एरोमेटिक नहीं हो सकता क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड है। तो ये हमारा क्या एलिफेटिक कंपाउंड हो गया। ओपन चेन कंपाउंड मतलब एलिफेटिक हो गया। ठीक, अगला देखें तो रिंग में अब sp3 मेंबर्ड आ गया। तो हम पढ़ चुके हैं अगर रिंग में तो ये हमारा एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक रिंग हो जाता है। अब लास्ट देखें तो यहां पर भी कंजुगेशन में क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंपाउंड आया है और कंजुगेशन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर अब हम इस मैच को चेक कर लें तो हमारा यहाँ पर पी के लिए क्या होना चाहिए? थर्ड। तो पी के लिए थर्ड ए और डी में ही दिख रहा है। मतलब दो ऑप्शन यहाँ से हमारे हट चुके हैं। अब देखो हमारा क्यू का क्या यहाँ एलिफेटिक मतलब फर्स्ट होना चाहिए। तो हमारा अब डी भी रॉन्ग हो चुका मतलब इसका करेक्ट आंसर ए हो चुका है। इस तरीके से हम मेज द कॉलम को आसान बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। polarity induced in a sigma due to adjacent polar sigma bond is known as inductive effect। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्रुवीय सिग्मा बंध के कारण समीपवर्ती सिग्मा बंध में ध्रुवीयता का आना ही क्या इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक, हमने इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत अच्छे से जाना है। जैसे ये कार्बन चेन है, क्या अभी एक नॉन पोलर क्या हमारी ये कंपाउंड चेन हो रहा है। सारे बॉन्ड कैसे हैं? नॉन पोलर। बट अगर मैं यहाँ पर कोई कार्बन के साथ Z ग्रुप लगाता हूं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव मिलेगा। अब जैसे ही चेन में किसी कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया क्या वो इन सभी कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अलग हो गया। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, उसके अट्रैक्शन पावर को हम अन्य की तुलना में क्या अधिक देखेंगे। तो अब हमारा ये चेन का इलेक्ट्रॉन क्या इस ओर शिफ्ट होने लगेगा जिससे ये पूरा हमारा यहाँ 4 कार्बन तक का मेंबर्ड क्या पार्शियल चार्ज के साथ आ जाएगा अर्थात क्या इस पर पोलैरिटी आ गई। ठीक, इसी को क्या हम इंडक्टिव इफेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। अगला देखें स्टेटमेंट सेकंड, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो बिल्कुल यह एक स्थायी प्रभाव होता है। मतलब यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या हमको सही दी गई है। कथन एक भी सही, कथन दो भी हमारा क्या है यहाँ पर सही। तो इसका हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर देखो कथन एक तथा कथन दो दोनों ही क्या सही हैं। मतलब इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या ए होने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को स्थिरता के क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दी गई है जिनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। अब यहाँ पर बच्चों से कई बार एक बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है कि वो चार्ज देखकर सीधा इफेक्ट लगाते हैं, पर चार्ज देखकर सीधा इफेक्ट नहीं लगाया जाता तब तक जब तक कि हमको ये ना मालूम हो कि दिया गया एटम सेम है, उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। हम कोई भी इफेक्ट किसी भी कंपाउंड पर तभी लगाते हैं जबकि वहां पर
हमारा एटम और एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तभी क्या इफेक्ट लागू होगा। अगर एटम का हाइब्रिडाइजेशन या एटम अलग है तो हम वहां पर बीसीडी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या चार्ज स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। ये एक बहुत काम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बीसीडी कब, तो हम एक ग्रुप के लिए बीसीडी से स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। और सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब, तो जब हम पीरियड में चलते हैं एटम के लिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कराते हैं। ठीक है, आइए देखें। तो हमारे पास दिया गया नेगेटिव चार्ज किस किस तरह के एटम पर है उसको देखें। तो यहाँ पर ये हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर है, एक सिग्मा एक लोन पेयर sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर 2 सिग्मा एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, बैलेंस कंप्लीट हो जाएगी। 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3, यहाँ पर हमारा 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3। मतलब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो बात करेंगे, इन दोनों का क्या इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, सीधा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करना है। तो हम सब जानते हैं sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मोर देन sp2 और sp2 की मोर देन sp3। यह हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के संकरण के साथ क्या ऑर्डर होता है। तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल अगर चारों में कोई नेगेटिव कार्बन है तो वो ए है, रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर कौन सा बेटा, सेकेंड नंबर पर sp2 संकरण वाला। अब हम यहाँ सी और डी में किसको अधिक स्टेबल कहें, तो इसके लिए बेटा हम लोगों को क्या अब सेम एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रहा है, इस पर हम इफेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर इस नेगेटिव के लिए क्या एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से, क्या दोनों का प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। और प्लस आई माइनस को अनस्टेबल करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डालेगा तो चार्ज इंक्रीज तो क्या ये अनस्टेबल होता जाएगा। ठीक, अब यहां पर अगर मैं चेक करूं डी ऑप्शन में, तो क्या केवल एक ही प्लस आई ग्रुप दिख रहा है। तो इस हिसाब से हमको इन दोनों में ज्यादा स्टेबल क्या डी और फिर सी। ठीक, तो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सबसे स्टेबल हम बेटा किसको बोले, ए को, कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज की ज्यादा, मोर स्टेबिलिटी। तो ए बी डी सी का ऑर्डर कहां आ रहा है, सी ऑप्शन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। आइए स्टेटमेंट पढ़े और उसको पहचाने। तो क्या लिखा है स्टेटमेंट, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन गुणों में भिन्नता हो, क्या ये समावयवता समावयव कहलाते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। टू और मोर देन टू कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम बट प्रॉपर्टी डिफर हो, ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर, और इसका ये फिनोमिनन प्रॉपर्टी क्या आइसोमरिज्म होता है। सेकंड स्टेटमेंट देखें, तो सिस टू ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन का डाइपोल क्या बराबर होता है डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल नहीं। सिस और ट्रांस की बात कर लेते हैं, यहां पर हम स्ट्रक्चर से इसको समझे। तो यहां पर हमने ये सिस टू ब्यूटीन बना दिया। ठीक, इसके डाइपोल का डायरेक्शन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ इस तरीके से रखना है। यहाँ पर इनका रिजल्टेंट डाइपोल आएगा तो इसका म्यू नेट नॉट इक्वल टू क्या 0 मिल रहा है, कोई तो इसका डाइपोल हमको मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं ट्रांस के साथ जाता हूं तो ट्रांस के डाइपोल का डायरेक्शन इस तरीके से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर हमको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो सभी डायरेक्शन से डायपोल सेम पर क्या एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, जो एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहां पर अगर इसका म्यूनेट देखोगे तो इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिस और ट्रांस दोनों का डायपोल अलग अलग आ रहा है, जो इस स्टेटमेंट के अंदर क्या हमको गलत नजर आ रहा है। ठीक, तो हमारा एक स्टेटमेंट फर्स्ट वाला सही है और दूसरा गलत, जिसको हम क्या बी ऑप्शन में सही देख पा रहे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको एक रिएक्शन दी गई है N2+3H2 अमोनिया
का हमको निर्माण दिया है, जिसका डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। तो ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज के बीच का रिलेशन फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ डेल्टा एन जी क्या होता है बेटा, तो ये उत्पाद के गैसीय मोल माइनस अभिकारक या क्रियाकारक के गैसीय मोल का अंतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड मोल कितना है बेटा, 2, और रिएक्टेंट साइड मोल कितना है, 4। तो हमारा डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर -2। ठीक, अब हम डेल्टा एच, यहाँ पर डेल्टा एच क्या लिख देंगे, डेल्टा यू जिसको डेल्टा ई भी बोलते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 और साथ में क्या आर टी। क्या ये हमारा इस रिएक्शन के लिए सही रिलेशन होगा, तो चेक कर लेते हैं यह रिलेशन क्या बी ऑप्शन से मैच खा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई -2 आर टी। अगला क्वेश्चन देखें तो हीट ऑफ कंबंशन डेल्टा एच नॉट फॉर कार्बन S2 मीथेन का वैल्यू दे रखा है, हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन का निकालना है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन का कक्षा के अंदर हमने भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस कर रखा है। हमको पहले दी गई सारी रिएक्शन का कंबंशन एनर्जी लिखना है, फिर इन तीनों रिएक्शन से दी गई मास्टर रिएक्शन को कैसे लाएं, उसका हमको क्या रिएक्शन लिखना है, और इस तरह से हमको क्या मीथेन फॉर्मेशन का एनर्जी मिलेगा। ठीक है, आइए देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कार्बन का कंबंशन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, जिसका हमारे पास डेल्टा एच नॉट वैल्यू कितना है, -94, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा सेकंड रिएक्शन जो हमारे पास है, H2 हाफ O2 से कंबंशन कर H2O बना, और इसका डेल्टा एच नॉट हम यहाँ पर क्या -68, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। मीथेन का कंबंशन हम कराएंगे, इसका O2x + y/4 फॉर्मूले से निकालेंगे, तो 2O2 हमको इसके कंबंशन के लिए लगेंगे। यहाँ पर CO2 + 2H2O आएगा, और यहाँ पर इसका कंबंशन एनर्जी कितना दिया है, -213। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। इन तीनों को ऐड कर हमको फोर्थ मास्टर रिएक्शन जो निकालना है वो है कार्बन, यहाँ पर 2H2, और बोलो बेटा क्या मीथेन बनाना है, जिसका डेल्टा एच हमको क्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर डेल्टा एच फोर्थ रिएक्शन के लिए कैसे जाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि जो कम संख्या वाले लोग हैं उनको बैलेंस करिए, अधिक वाला अपने आप मैनेज कर लेगा। तो कम वाला क्या हम कार्बन देख पा रहे हैं, इधर एक बार है, कार्बन को बैलेंस करना है। ठीक, और आइए दूसरा किसको, H2 को और CH4 को। बाकी सब हमारा O2 एक से ज्यादा बार, H2O एक से ज्यादा बार, CO2 एक से ज्यादा बार, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। हमको मास्टर रिएक्शन के लिए कार्बन सॉलिड क्या लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है, मतलब फर्स्ट रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, प्लस सेकेंड रिएक्शन में हमको H2 दिया है, जिसको हम लेफ्ट पर चाहते हैं, लेफ्ट पर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना। बट यहाँ 2H2 चाहिए, यहाँ पर H2 है। अब यहाँ पर हमको क्या किसी नंबर से इंटू करके इतना इसको मैनेज करना है, तो मैं कितने से इंटू करूंगा, 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। क्लियर, तो यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन के साथ 2 का क्या इंटू करा है। ठीक है, समीकरण 2 के साथ 2 का इंटू करा है। अब देखो थर्ड के लिए हम देख पा रहे हैं CH4 को क्या हम राइट में चाहते हैं, यहाँ पर कहाँ लिखा, लेफ्ट में, क्या इसका 1 मोल और यहाँ भी 1 मोल चाहते हैं, तो इसको पलटना पड़ेगा। तो थर्ड रिएक्शन को पलटना मतलब हमको माइनस करना है, ये हमारा क्या इस रिएक्शन तक पहुंचा देगा। अब आप सब इसी तरह से इसको करेंगे तो आपको ये रिएक्शन मिल जाएगा, है ना।
तो हमको फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है, सेकंड को 2 से इनटू कर और उसमें से थर्ड को माइनस करना है। यहाँ पर डेल्टा H4 निकालने के लिए देखो फर्स्ट का वैल्यू क्या है -94, ठीक। अब इसका हम प्लस कर रहे हैं माइनस यहाँ पर 68 इंटू 2 से, और थर्ड वाले का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव को मैं पॉजिटिव बना के यहाँ लिख रहा हूं 213, ठीक। अब -94, अब माइनस यहाँ पर 68 इंटू 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 136। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से 213 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे जोड़ने पर तो -230 आने वाला है और प्लस 213, तो आप माइनस कर लीजिए -17। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डेल्टा H4 रिएक्शन का क्या आएगा -17, यूनिट किस में आ जाएगी किलो कैलोरी, मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारा जो होने वाला है यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा बेटा ए, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन। हमको कार्बन ग्रेफाइट का कंबंशन कार्बन डाइऑक्साइड में कर क्या कुछ एनर्जी डेल्टा एच डेल्टा एस की दी गई है, जिसका हमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या टेम्परेचर लेना होगा, क्या वो बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले रिएक्शन को इक्विलिब्रियम साम्य पर सोचना है। अगर हम साम्य पर ताप की गणना कर लेते हैं तो फिर हमको पता चल जाएगा कि स्पॉन्टेनियस के लिए कितना ताप और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कितना ताप। अगर साम्य पर जो भी ताप आता है उससे कम ताप लिया जाएगा तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस अस्वतः अभिक्रिया के रूप में प्राप्त होगी, क्योंकि डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और अगर हम साम्य पर निकाले गए ताप से ज्यादा ताप लेंगे तो वो एक स्पॉन्टेनियस स्वतः अभिक्रिया के रूप में मिलेगी, क्योंकि वहां डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आइए हम इसका साम्य पर टेम्परेचर निकालें। तो साम्य पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम सब जानते हैं, साम्य पर डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है 0, तो मैंने यहाँ 0 पुट करा, डेल्टा एच माइनस क्या हो जाएगा बेटा टी डेल्टा एस। अब मैं इसका पक्षांतर करूं तो हमारे पास यहाँ पर एच डेल्टा एच और इधर क्या हो गया टी डेल्टा एस, तो यहाँ पर टी कैसे आ जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से। अब डेल्टा एच का वैल्यू देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कितना 170 किलो जूल, तो मैं इसको क्या जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पर इसका जूल कितना हो गया बेटा 170 इंटू 10 की पावर 3 जूल। अब डेल्टा एस का वैल्यू देखो कितना दे रखा है 170 जूल इंटू केल्विन इनवर्स, तो कितना आसान हो गया, एक बार में कट जाएगा, जूल से जूल कट जाएगा, टेम्परेचर आ गया 10 की पावर 3 केल्विन, मतलब 1000 केल्विन। ये इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर है। हमारा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना 1000। अब इससे मैं 0.1 भी बढ़ाऊंगा तो आपको क्या स्वतः स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगी, और इस टेम्परेचर से 0.1 भी कम करूंगा तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगी। तो अब हम चारों ऑप्शन में देख लें, स्वतः के लिए क्या इससे अधिक ताप, हमारा डी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ एज ब्रोस्टेंड एसिड एंड ब्रोस्टेंड बेस, मतलब हमें इन चारों में से उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई कराना है जो ब्रोस्टेंड एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट ना कर पाए, है ना। हमको दोनों ही प्रॉपर्टी जो नहीं देगा क्या उस ऑप्शन को यहां से चूज करना है। तो आइए देखें, यहां हमको क्या कुछ उभय प्रोटीक क्या मॉलिक्यूल दिए हैं जो ब्रोस्टेंड एसिड बेस दोनों की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखें ब्रोस्टेंड एसिड कौन, जो सॉल्वेंट के अंदर H+ प्रोटॉन का डोनेट करे, ब्रोस्टेंड बेस कौन, जो सॉल्वेंट से H+ प्रोटॉन को गेन करे। तो हमारे पास ये जो HCO3- है, बाइकार्बोनेट आयन है,
ये ब्रोस्टेंड एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। जब H+ देगा तो क्या ये कार्बोनेट आयन हो जाएगा। यही HCO3 माइनस एक बेस की तरह भी काम कर सकता है, H+ गेन कर क्या H2CO3 हो जाएगा। यहाँ पर NH3 भी क्या एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्शन कर सकता है। H+ अगर देगा, H+ अगर देगा तो यहाँ पर NH2 माइनस हो जाएगा। H+ अगर लेता है बेस की तरह काम करता है तो NH4+ हो जाएगा। बट HCl केवल क्या ब्रोस्टेंड एसिड की तरह ही काम करेगा, यहां से केवल H+ लूज कर पाएगा, गेन नहीं कर पाएगा। वही HSO4 माइनस क्या एसिड बेस दोनों की तरह ट्रीट कर सकता है। अगर यहां से H+ देगा तो ब्रोस्टेंड एसिड की तरह, और H+ गेन करेगा तो क्या यह ब्रोस्टेंड बेस की तरह हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन है जो केवल हमारा एक ही तरह से काम कर रहा है, वो है HCl। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या टी केल्विन पर डायमेथिलेमीन का पीके एवं एसिटिक अम्ल का पीकेबी मान क्रमशः 3.27 एवं 4.77 दिया है। हमको डायमेथिल अमोनियम एसिटेट विलयन के पीएच का सही विकल्प देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर बेटा दो एसिड बेस क्या कंपाउंड दिए हैं जो कि दोनों ही वीक है। अब हमको यहाँ पर दोनों का क्या पीके भी दिया है और इनके सॉल्ट का पीएच पूछा है। ठीक बेटा, तो देखें यहाँ पर डाइमेथिल क्या है एमीन, मतलब NHCH3 ये हमारा क्या एक वीक बेस है जिसका पीकेबी कितना गिवन है, तो यहाँ पर पीकेबी इसका 3.27 और दूसरा है एसिटिक एसिड जिसका पीके गिवन है 4.77। हमको इनका एक सॉल्ट बनाकर दिया है डाइमेथिल अमोनियम एसीटेट। क्या हमको इनका यहाँ पर इस तरह का एक सॉल्ट मिला है CH3 यहाँ माइनस, ये हमारा सॉल्ट है, इसका हमको क्या पीएच पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, हमने क्या वीक एसिड वीक बेस से बने सॉल्ट का पीएच फॉर्मूला क्या लिखा है, पीएच इक्वल टू 1/2 PKW प्लस बेटा PKA माइनस PKB। ये वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का क्या पीएच फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो। 1/2 PKW का वैल्यू 14 होता है, पीके कितना दे रखा है 4.77 माइनस 3.27, इसको कैलकुलेट कर लो। तो 1.2 यहाँ ऐड करेंगे और इसको फिर क्या माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18.77 माइनस 3.27। इसको आगे कैलकुलेट कर लो, 1.2 यहाँ पर 15.50, जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7.75 क्या इस सॉल्ट के लिए पीएच वैल्यू आएगी। ठीक, तो आइए चेक कर लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बी के अंदर हो रहा है। बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था जिसमें केवल वैल्यू पुट करना था। अब एक बार पुनः हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है। सॉल्यूशन ऑफ 0.1 NH4OH and 0.1 NH4Cl has pH 9.25, then find of pKb of NH4OH। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा क्या एक बेस और बेस का सॉल्ट है जिसका पीकेबी पूछा है। तो हमने बफर सॉल्यूशन के दो समीकरण पढ़े हैं, एक पीएच और एक पीओएच। तो पीओएच हमारा क्या होता है, यहाँ पर हेंडरसन समीकरण के रूप में पीओएच इक्वल टू पीकेबी लॉग यहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन। ये हमारा क्या बेटा यहाँ पर पीओएच पीकेबी को याद कराने वाला फॉर्मूला है। अब चूंकि हमारे पास तो यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पीएच कितना गिवन है 9.25, तो क्यों ना बेटा इससे हम पीओएच पहले पता कर ले फिर पीकेबी निकाल लेंगे। तो हमारे पास पीकेडब्ल्यू कितना, पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम
पीएच का वैल्यू पुट कर देते हैं 9.25, यहाँ पीओएच इक्वल टू 14, तो यहाँ पर पीओएच बराबर 14 माइनस 9.25, तो पीओएच की वैल्यू आ गई 4.75। क्लियर एकदम। अब मैं यहाँ पर 4.75 पुट कर रहा हूँ। पीकेबी मेरे पास लॉग के साथ सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन मिला है, दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन है 0.1, और बोल बेटा 0.1, दोनों को क्या यहाँ पर मैं डिवाइड करूं, 1 log 1 क्या होता है 0, मतलब मेरे पास आंसर क्या आ चुका है 4.75 इक्वल टू पीकेबी, मतलब मेरे इस क्वेश्चन का पीकेबी वैल्यू कितना होगा 4.75। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द solubility of AgCl will be minimum in AgCl, है ना। तो हमारे पास इन दिए गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को जब हम एक अल्प विलय या स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के अंदर डालते हैं तो विलयता कौन सर्वाधिक कम करेगा, यह हमारे लिए एक प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि जो भी स्प्रिंगली या अल्प विलय हमारा लवण होता है उसमें कोई भी बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि सम आयन वाला हो, एक आयन से कॉमन वाला हो, उसकी सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हम लीस अतेलिये प्रिंसिपल पढ़े हैं कि साम्य पर हमारा जो भी कंसंट्रेशन है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का, जिस एंड से प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हमारा रिएक्शन होने लगता है। मतलब अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किसी तरीके से बढ़ रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट के साइड आगे बढ़ेगा, और अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसी तरीके से बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक, तो यहां पर अब हम देखें इस क्वेश्चन के लिए, तो AgCl किस किस में बेटा ब्रेक होता है, Ag प्लस और बोलो Cl माइनस में। ठीक, अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी देखूं तो S, इसकी सॉल्युबिलिटी देखूं तो S। अब मैं इसके साथ या सम आयन वाले यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, तो A, C और बेटा D। हम वाटर वाला केस नहीं लेंगे। तो वाटर वाला केस क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उसके साथ कोई समायन नहीं है, वह सॉल्युबिलिटी को चेंज नहीं करेगा, वह सॉल्युबिलिटी को चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखना। अब यहां पर पहला देखें तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CaCl2 है, जिसका डिसोसिएशन बेटा किसमें होता है, Ca2 प्लस और 2Cl माइनस में होता है। ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है, जितना भी कंसंट्रेशन यहाँ मिला है वो आयन में क्या हमको मिलेगा। तो यहाँ 2 इंटू 0.01 कैलकुलेट कर लीजिए, तो 0.02। अब ये Cl के साथ क्या समायन हो रहा है। अब हमारा जो सी ऑप्शन में दिया गया है AgNO3, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, किस किस में ब्रेक होगा बेटा, Ag प्लस और किस में, NO3 माइनस में। ठीक, यहाँ पर AgNO3 का क्या कंसंट्रेशन मिला है 0.01 m, तो यहाँ पर भी 0.01, यहाँ पर भी 0.01, और ये किसके साथ समायन कराएगा, Ag प्लस के साथ। और डी ऑप्शन में बात करूं तो NaCl, NaCl का कंसंट्रेशन बोलो 0.01, तो यहाँ पर Na प्लस 0.01 और Cl यहाँ पर कितना 0.01। ठीक, अब हम यहाँ पर अलग अलग इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या इसका कॉमन आयन कंसंट्रेशन ऐड कर क्या सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट के लिए, तो KSP यहाँ पर S इंटू यहाँ पर S अब प्लस क्या हो जाएगा CaCl2 वाला 0.02, जिसके तुलना में ये S वैल्यू बहुत छोटी होती है। यहाँ पर हमारा स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का किसी भी आयन का सॉल्युबिलिटी वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कितना आ जाएगा बेटा, KSP अपॉन 0.02, यह हमारा ए ऑप्शन के लिए। अब सी के लिए बात करूं तो KSP यहाँ पर हमारा एस Ag प्लस के साथ क्या Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0.01 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर इंटू हमारा
क्या Cl माइनस का सॉल्युबिलिटी। अब की बार ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर S बराबर क्या आ जाएगा KSP अपॉन 0.001। अब डी ऑप्शन के साथ KSP क्या यहाँ पर हमारा Ag प्लस सेम रहेगा, बट यहाँ पर हमारा इस क्लोरीन के इस सॉल्युबिलिटी के साथ क्या 0.01 क्या ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ये निगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी KSP अपॉन 0.01। ठीक, अब हम देख सकते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी हमको सबसे कम होकर मिलेगी। सीधा चाहे तो रिलेशन से निकाल लो, जिसका क्या नीचे वाला पार्ट ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जिसका आयन कंसंट्रेशन कम उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी क्या हम इस CaCl2 को मिलाने पर यहाँ पर क्या AgCl की देखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो आने वाला है क्या वो A है। ठीक, अब इसको हम इतना लेंदी ना करके शॉर्ट में खत्म करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको कॉमन आयन के साथ जहां कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है वहां सॉल्युबिलिटी कम कहना है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं जिसके IUPAC नाम हमको गलत के रूप में देखना है कि इन चारों स्ट्रक्चर में किस स्ट्रक्चर का IUPAC नेमिंग गलत है। तो हमारे पास देखो पहले कंपाउंड में क्या एक एल्कीन और साथ में प्रतिस्थापी समूह Br जोड़कर कंपाउंड दिया गया है, तो इसका चेन सिलेक्शन क्या ये होगा, इसकी नंबरिंग क्या डबल बॉन्ड से होगी। अब सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या यहाँ 3 पर, तो नेम होगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, जो कि क्या हमको पहला ही ऑप्शन क्या गलत नेमिंग के साथ दिया है। यहाँ पर नंबरिंग क्या प्रतिस्थापी की तरफ से की गई है, जो कि हमारे रूल के क्या रूल से अलग हो रहा है, जो कि हमारा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब पहला ही हमारा क्या इसका करेक्ट आंसर है, बट बाकी स्ट्रक्चर को भी क्या हम नेमिंग से चेक कर लें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें क्या हमारी स्ट्रेट चेन कोई भी PFG कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो नंबर ऑफ कार्बन जहां पर ज्यादा है क्या उसको PCC बना दिया। अब हम इसका नंबरिंग उस एंड से कराते हैं जिधर से कोई सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पास दिख रहा हो, तो यहाँ पर सेकेंड पर और यहाँ थर्ड पर हमने यहाँ से नेमिंग करा दी, नंबरिंग करा दी यहाँ पर। अब इसकी नेमिंग देख लो, तो 3 तरह का क्या यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, जिसमें 2 सेम एक डिफर, जिसका अल्फाबेट Br का क्या पहले आ रहा है, तो इसका नेमिंग क्या होगा 4 ब्रोमो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब थर्ड स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं। यहाँ पर एक फिनाइल रिंग है और एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमको क्या PCC के अंदर मल्टीपल बॉन्ड को सिलेक्ट करते हुए क्या एक अधिक कार्बन संख्या की चेन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें कोई PFG वगैरह नहीं है। अब हम इसका अंकन इसकी नंबरिंग क्या मल्टीपल बॉन्ड से करते हुए क्या आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब देखिए 2 तरह का प्रतिस्थापी है, एक मिथाइल और एक फेनिल। तो मिथाइल को हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे पहले, तो 4 मिथाइल 3 फेनिल और हमारा 1 पेंट इन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही नेम है ये वाला भी। फोर्थ देखें तो इसमें हमारे पास 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कीटोन। प्रायोरिटी किसकी, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है। यह मुख्य क्रियात्मक समूह पेरेंट क्या हमारा प्रिंसिपल ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पर इसके कार्बन को सिलेक्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की, जिसकी नंबरिंग क्या हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह से की जाएगी, और यहाँ पर हमने ये इसका नंबरिंग करा दिया। अब इसमें हम क्या कीटोन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट बट चेन के अंदर देख रहे हैं, तो इसका प्रफिक्स क्या ऑक्सो होगा, तो 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड बिल्कुल करेक्ट है। मतलब यहाँ पर हमारा केवल पहला IUPAC नेम स्ट्रक्चर क्या गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है केमिकल इक्विलिब्रियम से, जहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका हमको डायरेक्शन बताना है QC KC का कंपेयर करके। ठीक,
तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है 500 केल्विन ताप पर 20 लीटर के पात्र में 1 मोल N2, 2 मोल H2, 8 मोल NH3 को लिया गया है। इस ताप पर अभिक्रिया दी गई है। साम्य स्थिरांक Kc का मान दिया गया है। हमको परिणामी अभिक्रिया का किस डायरेक्शन में इसका मूव होगा, क्या वो डायरेक्शन यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले भाई हमारे पास क्या QC KC के 3 रिलेशन है जिससे हम डायरेक्शन को क्या निर्धारित करते हैं। तो अगर QC ग्रेटर देन बेटा क्या आता है KC, तो रिएक्शन हमारा क्या वेग बढ़ जाएगा, मतलब पश्चिम दिशा की ओर मूव करता है। ठीक, अगर QC लेस देन क्या हमारा QC छोटा KC बड़ा है, ठीक, तो हमारा रिएक्शन क्या फॉरवर्ड जाएगा, अग्र दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। अगर हमारा QC बराबर क्या KC आता है, QC बराबर क्या आता है बेटा KC, तो रिएक्शन हमारा क्या साम्य पर रहेगा। ठीक, अब हमको रिएक्शन में यहाँ पर क्या दे रखा है KC का वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर -2। अब हम साम्य से पहले इस रिएक्शन का क्या QC लिख दें। QC क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन की पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, अब मैं क्या इसका वैल्यू यहां से क्या ज्ञात कर लेता हूं। देख बेटा, तो यहां पर QC क्या हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट ये NH3 है, तो यहां पर हम लोग इसका NH3 का स्टोइकियोमेट्री 2, यहाँ पर N2 का स्टोइकियोमेट्री देखो कितना 1 और S2 का स्टोइकियोमेट्री देखो 3। अब वैल्यू पुट कर दूं, तो यहाँ पर हम QC के लिए पहले देखो कितना अमोनिया 8 पर ये मोल है, इसका वॉल्यूम 20 है, की पावर बोलो बेटा 2, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग N2 का मोल कितना 1 डिवाइडेड बाय बोलो 20, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी लेना है, क्योंकि हमको कंसंट्रेशन लेना है। यहाँ पर H2 का 2 डिवाइडेड बाय 20 की पावर कितना बेटा यहाँ पर 3 है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर 8/20, 8/20, यहाँ पर 1/20, 2/20, 2/20 और 2/20, ऐसा 3 बार लिख लें। यहाँ पर 2/20, 2/20 और 2/20। ठीक, अब देखो ये 20 से ये 20, ये 20 से ये 20, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, 8 से 8 हमारा चला गया। अब यहाँ पर 20 इंटू 20 क्या अपॉन का अपॉन में ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पर कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 50। हमारा QC का वैल्यू कितना आया 50, तो QC 50 है और KC हमारे पास कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर -2, मतलब हमारा QC बड़ा है। QC बड़ा है मतलब हम बताएं कि हम इस रिएक्शन के लिए किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो इस रिएक्शन के लिए हम वेगवर्ड क्या पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है देखें, तो क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, स्थिर तापमान एवं दाब पर गिब्स ऊर्जा को कम करने की दिशा रासायनिक अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होती है। तो बिल्कुल क्या यह हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में बिल्कुल सही दिया गया है। जब स्थिर ताप कर और दाब कर हम गिब्स ऊर्जा में कम करते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू को लाते हैं, तो क्या ये स्वतः होती है, बिल्कुल। अगला, साम्य अवस्था पर प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन 0 होता है। साम्य अवस्था पर प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम एक रिलेशन पढ़े हैं, डेल्टा G0 - NRT ln Q, तो यहाँ पर
हमारा क्या डेल्टा जी नॉट सभी के लिए 0 नहीं होता है? मतलब ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या गलत हो रहा है? तो क्या सही है? कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर हमारे पास 0.1 m BaOH का होल्टॉइस विलयन में PbOH का होल्टॉइस के मोलल हमारे पास विलेयता, मोलर विलेयता हमको ज्ञात करना है यदि PbOH के होल्टॉइस का विलेयता गुणनफल दिया गया है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो स्प्रिंगली सॉल्युबल या अल्प विलय लवण है वो क्या है? PbOH का होल्टॉइस। डिसोसिएशन किसमें होगा बेटा? Pb2 प्लस और 2OH माइनस। ठीक, अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखें S तो इसका देखें क्या? 2S। अगर हमको इसका KSP लिखना है तो कैसे लिखेंगे? Pb2 प्लस की सक्रिय सांद्रता OH माइनस का कंसंट्रेशन पावर 2। ठीक, अब हमको इसके साथ क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट BaOH का होल्टॉइस दिया गया है मिलाकर, जिसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 m। तो यहाँ पर क्या Ba2 प्लस और 2OH माइनस बनेगा, जिसका कंसंट्रेशन भी 0.1 और 0.1 m रहेगा, जो क्या इसके साथ ऐड हो जाएगा क्योंकि सम आयन है। तो 2s प्लस यहाँ 0.1 m होगा, जो कि क्या ये वाला सॉल्युबिलिटी इसकी तुलना में बहुत क्या छोटी है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब हम 2OH का कंसंट्रेशन यहाँ पर OH के लिए क्या 0.1, तो यहाँ पर देखें KSP का मान हमारे लिए कितना दे रखा है बेटा? तो KSP कितना है इस क्वेश्चन में? 1.2 इंटू 10 की पावर बोलो -15। यहाँ पर Pb2 प्लस के लिए क्या हम सॉल्युबिलिटी S बोलेंगे? अब यहाँ पर 2OH के लिए 0.1 की पावर बोलो 2, तो यहाँ पर 1.2, यहाँ पर 10 की पावर -15 S डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10 की पावर क्या, मैं इसको -2 बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप -2 को इस 15 से कैंसिल आउट कर दो। सॉल्युबिलिटी 1.2 इंटू 10 की पावर बोलो क्या -13 आ जाएगी। ये हमारा क्या इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। चेक कर सकते हैं इसका सही आंसर कहाँ है? ए के अंदर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या एक प्रोपाइन पर 2HBr की रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा है। तो यह HBr का यहाँ पर असम्मित अल्काइन के ऊपर क्या मार्कोनिकॉफ नियम से एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हमारा नेगेटिव पार्ट उस असंतृप्त कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। तो रिएक्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर हम क्या 2HBr का योग चाहते हैं। तो Br यहाँ पर H, यहाँ पर क्या ये पाई के इस तरीके से टूटने पर, तो CH3C यहाँ पर हमारे पास CH3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? Br डबल बॉन्ड और यहाँ पर H आकर जुड़ेगा। और हम क्या नेक्स्ट टाइम जब HBr का एडिशन करेंगे तो Br हमारा उस ही कार्बन पर जाएगा जहां से पहले से ही क्या लगा है? Br। क्लियर? हम यहाँ पर इसको कंप्लीट मैकेनिज्म के रूप में समझ चुके हैं कि हमको हमेशा प्रोपाइन पर HX का योग क्या हमेशा जिस पर पहले हेलोजन हमने लगाया वहीं पर सेकंड हेलोजन को लगाकर करना है। उसका रीजन हम क्या उसकी स्टेबिलिटी को बताते हैं। तो यहाँ पर CH3C, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है क्या वो दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन विच फॉलोइंग मॉलिक्यूल मार्कोनिकॉफ रूल डज नॉट अप्लाई। तो किसी भी सम्मित अल्कीन या सम्मित अल्काइन पर हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता। तो ये हमारा एक असम्मित एल्कीन है, होगा। ये एक सम्मित एल्कीन है, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा, यही हमारा आंसर है। ये भी एक असिमेट्रिकल एल्कीन है, ये भी एक असिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब इन तीनों पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा बी होने वाला है। अगला, विच एल्कीन
इज ओजोनोलिसिस गिव 1 मोल ऑफ एसीटोन एंड 1 प्रोपे, हमारा क्या है, प्रोपेनल। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने क्या ट्रिक अपनाई, जो जो प्रोडक्ट है पहले क्या उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर लिख दो। तो एक एसीटोन है और एक क्या है बेटा, प्रोपे, क्या है हमारा, प्रोपेनल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। क्लियर। अब हमको इन दोनों कार्बन को ज्वाइन कराना है जिन पर क्या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, क्योंकि हम जब एल्कीन से क्या कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं तो उस कार्बन को हम ब्रेक करते हैं जिस पर डबल बॉन्ड हो। अब इसका अपोजिट सोचना है, यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाकर इन दोनों कार्बन को ज्वाइन करा दो। तो CH3 CCH3 ये हटा, डबल बॉन्ड C, यहां पर H और CH2 CH3, मतलब उस एल्कीन का आपको स्ट्रक्चर मिल गया। तो अब उसका आप नेम देख लो। तो ये क्या हो रहा है, 2 मेथिल 2 पेंटीन, क्या वो एल्कीन है जिसका ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट होगा। मैंने क्या बताया, हमको उन दोनों कार्बोनिल कार्बन को ज्वाइन करना है जिस पर डबल बॉन्ड O लगा है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या वह एल्कीन नहीं है, ये तो हमारा 1 यहाँ पर 2 3 क्या डाइमेथिल ब्यूटीन है। यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 ये हमारा 2 मेथिल क्या 2 ब्यूटीन है, ये भी हमारा वो एल्कीन नहीं है। ये हमारा 1 2 3 2 मेथिल प्रोपिन, ये भी नहीं है। ये हमारा क्या है, 2 मेथिल 2 पेंटीन, जो कि करेक्ट हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से जब भी कभी ओजोनोलिसिस का हमको एल्कीन पहचानना है तो इस तरीके से जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आइए हम सभी स्टेटमेंट को यहाँ पर रीड कर देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको यहाँ पर बोला गया है NH3 प्लस ग्रुप शोइंग -M इफेक्ट। तो हमारे पास जो NH3 प्लस ग्रुप है जिस पर कोई लोन पेयर नहीं है, यह हमारा क्या एक -I ग्रुप है। यहाँ पर क्या ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट देखें, हेलोजन्स आर अर्थोपेरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल ये वाला जो हमारा अब तक स्टेटमेंट चल रहा है बिल्कुल सही है। हमारा यहाँ पर ये जो हेलोजन ग्रुप है क्या ये एक अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक, क्योंकि इसके कारण जो 3 ब्लेंड स्ट्रक्चर बनते हैं वो अर्थोपेरा पर स्टेबल होता है। आगे देख, यहाँ पर बट डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको डीएक्टिवेट रिंग को करता है, क्योंकि इसका -I इफेक्ट इसके +M इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। ठीक, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारे पास बी क्या यहाँ स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। अगला देख, हमारे पास यहाँ पर क्या एक अमाइड ग्रुप है। अमाइड ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटर टू बर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये ग्रुप एक +M ग्रुप है और +M+H एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं, रिंग में डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। अगला देख, NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग बट एक्टिवेट द रिंग, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। यहां पर NO2 जो है क्या एक -M प्रभावी ग्रुप है जिसके कारण रिंग जो है डीएक्टिवेट होता है, ना कि एक्टिवेट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो रहा है बेटा, गलत। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो एकदम सही आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मेज द कॉलम। तो आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का निर्जलीकरण, एसिडिक मीडियम विद हीट के साथ ये काम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। डाई हलाइड का बी हेलोजनीकरण, अब यहां ध्यान से पढ़िए, केवल क्या हेलोजन हटाना है, तो जिंक के साथ ये काम हमने फ्रीड यहाँ पर जो है
फ्रैंकलैंड रिएजेंट के रूप में डाइहलाइड में भी करा था, और यहाँ टेट्रा हेलोएल्केन के साथ भी हम जिंक लगाकर क्या हेलोजन को हटाते हैं। तो यहाँ पर डी हलाइड का बी हेलोजनीकरण क्या जिंक डस्ट जिंक द्वारा होगा। बेयर अभिकर्मक 1% ठंडा तनुसारी केमेनोफोर होता है, या 1% कोल्ड डाइल्यूटेड अल्कलाइन केमेनोफोर जिसका कलर गुलाबी रंग का पिंक रंग का होता है, क्या वो हमारा बेयर अभिकर्मक होता है। तो आइए सही मिलाप कर लेते हैं। पी का थर्ड दो ही ऑप्शन में है। क्यू के लिए हमारे पास सही जो है, क्यू का सही हमारा यहां देखें तो पी का क्या हो रहा है बेटा सेकंड, पी का सेकंड हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, मतलब हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो रहा है। क्यू का देखें तो थर्ड हो रहा है, आर का फर्स्ट बिल्कुल सही है, आंसर हमारा करेक्ट हो रहा है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक विसक्रियणकारी समूह, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप केवल अर्थोपेरा स्थितियों को निष्क्रिय करता है। तो यहां पर हमारे पास जो कि क्या कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ऐसा ग्रुप जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे, लाइक NO2। ठीक, अब इसका काम क्या क्या है वो हमको समझना है। तो इसके 3 विलेंट स्ट्रक्चर हमको सोचना है। अब यहां पर हम इसके 3 विलेंट स्ट्रक्चर क्या क्या बना सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहां आ जाए अर्थो पोजीशन पर, और एक बार हम लोग इसको क्या मेटा पोजीशन पर जोड़ दें। यहां पर इस तरीके से देखें आप, एक बार कुछ इस तरीके से इसका जुड़ाव हो जाए, और एक बार इसका यहां पर ठीक। अब हमको इन 3 बिलेंड स्ट्रक्चर में से जिस भी इलेक्ट्रोफाइल एडिशन पर इस ग्रुप के कारण सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्या वो उसका उस पोजीशन पर क्या प्रोडक्ट सबसे स्टेबल बनेगा। मैं क्या कह रहा हूं, इसके 3 इस ग्रुप के कारण क्या इलेक्ट्रोफाइल 3 पोजीशन को ले सकता है। हमको देखना है उनमें से कौन सी पोजीशन वाला बिलेंड कॉम्प्लेक्स हमारा सबसे स्टेबल है, उस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या उस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का सबसे स्टेबल और अधिक मात्रा में हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अब हम अगर इसको अर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल को लाएंगे तो क्या हमारा प्लस इस NO2 ग्रुप के पास आएगा। अब ये हमारा क्या एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर ग्रुप है, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचकर पॉजिटिव को और बढ़ा देगा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा क्या अनस्टेबल कर रहा है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा NO2 ग्रुप है, इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के जुड़ने पर इस रिंग पर अर्थो प्रोडक्ट क्या हमारा अनस्टेबल बनता है। अब सेकंड देखो, हमने इसको क्या मेटा पोजीशन से जोड़ा। अब इस मेटा पोजीशन का आप देखो यहां पर क्या आप जब इस रिंग को इस प्लस को यहां लेकर आओगे, तब ये प्लस यहां, ये वाला पाई यहां प्लस यहां, जब इसका रोटेट कराओगे तो किसी भी तरीके से आपका ये प्लस NO2 ग्रुप के पास नहीं पहुंचेगा। और जब ये इसके पास नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब ये है कि यहां पर इस मेटा पोजीशन के लिए क्या इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और यही वो कारण है कि हमारा कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन से बनाता है, मेटा पोजीशन से। अब वही चीज अगर आप पेरा के साथ देखोगे तो आपका ये पाई जब यहां आएगा तो एक बार प्लस आपका वापस क्या यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, फिर से ये इसको अनस्टेबल करेगा। मतलब हमने क्या देखा यहां पर कि हमारा कोई भी रिंग पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आने से उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो अर्थो और पेरा के लिए अनस्टेबल होता है, किंतु मेटा के लिए वह स्टेबल रहता है। तो हम इसके लिए सही चुनाव इस क्वेश्चन के ऑप्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि मेटा स्थिति की अपेक्षा
अर्थो और पेरा स्थितियों को अधिक निष्क्रिय करता है। ये इसका एकदम क्या सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक रिएक्शन दिया गया है जहां डाइबोरेन परऑक्साइड बेस के साथ हमको एक एल्कीन का रिएक्शन करना है और एक बार एसिडिक मीडियम के साथ हाइड्रोलिसिस करना है। तो यहां पर हमारे पास दो रूल से ये एडिशन होगा। तो यहां पर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस क्या बेटा हम लोग यहां पर मार्को निकाफ रूल से एडिशन कराएंगे। मार्को निकाफ रूल क्या कहता है? तो मार्को निकाफ रूल हमारा कहता है कि हमको इस वाटर का नेगेटिव पार्ट उस स्थान पर जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, अर्थात क्या यहां पर दो हाइड्रोजन, यहां पर यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या यहां OH आ जाएगा और H क्या हम इस CH2 के साथ जोड़कर ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ये हमारा क्या ए प्रोडक्ट होगा। अब वही हम लोग जब डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एंटी मार्कोनिकाफ एडिशन से जुड़ेगा वाटर। यहां पर हमारा वाटर का OH नेगेटिव उस असंतृप्त कार्बन पर जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। मतलब हम इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे क्या वो कुछ इस तरह से होगा। यहां पर हमारा क्या OH आएगा और H जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं उस कार्बन पर जाएगा। ये हमारा बेटा क्या V प्रोडक्ट होगा। तो हमारा A प्रोडक्ट क्या है, यहाँ 3 डिग्री कार्बन के साथ OH, तो ये जो कि हमको यहां दिख रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर देखें तो इसका B प्रोडक्ट क्या इस हाई नंबर वाले हाइड्रोजन कार्बन के साथ OH ग्रुप को जोड़कर बनाया गया। मतलब इसका करेक्ट जो हमारा आंसर है क्या वो D होने वाला है। ठीक, तो हमको एसिडिक वाटर के साथ क्या मार्कोनिकाफ रूल पर जाना है और यहां पर इस और डाइबोरेन के साथ एंटी मार्कोनिकाफ, बट यहां पर आपका इंटरमीडिएट भी बनता है, तो इसका भी हमको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। निम्नलिखित अणुओं में अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम। तो सबसे पहले रिलेशन लिखना चाहेंगे हम लोग। तो रिलेशन क्या होता है बेटा, अम्लीयता या एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऋणायन का स्थायित्व। जितना ज्यादा H+ डोनेट करने के बाद हमारा नेगेटिव स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ हमको कंपाउंड से मिलेगी। अब हमारे पास 3 तरह का कंपाउंड है। एक तो है बेटा इथेनॉल, एक हमारे पास है बेटा फिनॉल और एक है बेटा हमारे पास यहाँ पर एसिटिक एसिड। सबका हम H+ निकाल कर क्या नेगेटिव का स्टेबिलिटी कंपेयर करा लेते हैं। यहां पर देखें हम सबसे स्टेबल कौन और क्यों। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले एसीटेट में क्या रेजोनेंस है और वो भी कैसा, तुल्यकारी, क्वालिटी रेजोनेंस, तुल्यकारी रेजोनेंस है, जिसके कारण यह हाईली स्टेबल है। यहां रेजोनेंस तो है पर रेजोनेंस की क्वालिटी स्टेबिलिटी वाली नहीं है। सर इसको कैसे हम क्वालिटी और नॉन क्वालिटी में जो है अलग अलग इसको डिफाइन करें। तो यहां पर हमारा नेगेटिव क्या जब सेम तरह के एटम पर, अर्थात उसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम टाइप के, सेम लगभग एनर्जी वाले हमको मिले, इसे बोलते हैं तुल्यकारी इक्विवेलेंट रेजोनेंस। पर जब हमारा नेगेटिव सेम टाइप के एटम पर ना जा रहा हो, अर्थात उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग एनर्जी वाला हो, तो इसको बोलते हैं अतुल्यकारी रेजोनेंस, है ना। तो ज्यादा स्टेबल किससे, तुल्यकारी से। तो सबसे स्टेबल थर्ड, देन सेकेंड और लास्ट वन हमारा इथॉक्साइड, जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। तो अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिटिक एसिड, फिर फिनॉल और देन एथेनॉल। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो रहा है इसका, डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट -I इफेक्ट ऑर्डर इज। ठीक, तो हमने इसकी क्या ट्रिक लिख रखी है,
न फरहान, न ऋतिक, शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, सलमान साइना अली की कार में, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी, बेंजीन नहीं इन है। यह हमारा क्या ट्रिक होता है -i ग्रुप के लिए। अब हम उसके आधार पर क्या इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां पर फ्लोरीन का -i OR और NH2 से ज्यादा है और NH2 से OR ज्यादा है, मतलब ये वाला ऑर्डर करेक्ट है। नेक्स्ट ऑर्डर देखें तो यहां पर NR3+ इसका अच्छा खासा -i, साइनाइड का OH से ज्यादा, ये भी करेक्ट दिख रहा है, और OH का क्या इस ट्रिपल बॉन्ड वाले से भी ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक, तो यहां पर हमारा क्या बी भी ऑर्डर करेक्ट है। अब देखें सी के लिए तो NH3+ NO2 से ज्यादा -i इफेक्ट शो करता है, बिल्कुल। फिर NO2, फिर एसिड, देन बेंजीन, तो ये भी करेक्ट है। मतलब हमारा इसका आंसर क्या आने वाला है, ऑल ऑफ दीस, उपरोक्त सभी ऑर्डर में -i का सीक्वेंस बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से एक मैच द कॉलम है। अब इस मैच द कॉलम में हमारे पास क्या कुछ बेस दे रखे हैं और कुछ एसिड, मतलब एसिड बेस रिएक्शन का कंपेयर कर बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम सब जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से हर वो एसिड रिएक्शन करेगा जिसकी एसिडिटी H2CO3 से ज्यादा है, H2CO3 से ज्यादा है। सोडियम से हर वो एसिड क्रिया करेगा जिसकी एसिडिटी अमोनिया से ज्यादा हो। ठीक, NaOH के साथ हर वो एसिड रिएक्शन करेगा जिसकी एसिडिटी वाटर से ज्यादा हो। ठीक, अब सोडामाइड के साथ हर वो एसिड रिएक्शन करेगा जिसकी एसिडिटी अमोनिया से ज्यादा हो। ठीक, अब हम यहां पर NaHCO3 की बात करें तो यहां पर इस H2CO3 से हमारे पास क्या इनमें से जो दिए गए एसिड है, पिक्रिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होती है, बेंजोइक एसिड की भी ज्यादा होती है, बट ये जो हमारा फिनॉल है और अर्थो हमारा नाइट्रोफिनॉल जो होता है, ये दोनों एसिड का एसिडिटी हमारे कार्बोनिक एसिड से कम होता है, अर्थात ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपनी रिएक्शन नहीं कराते हैं। तो यहां पर फिनॉल का रिएक्शन NaCO3 से एसिडिटी की रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां वे ही एसिड अपनी बेस के साथ रिएक्शन कर रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे जिनका प्रोडक्ट से स्ट्रॉन्ग क्या अपना एसिड हो। मतलब हमारा रिएक्शन में क्या जो बनने वाला एसिड है उससे रिएक्शन करने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कभी भी वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं होगा, जब भी होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड ही फॉर्म होगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या इसके लिए यह वाली रिएक्शन हमारा नहीं होगा, बाकी सभी के साथ क्या ये अपनी रिएक्शन देगा। मतलब ए के लिए P और Q और S होना चाहिए। तो ए के लिए PQS एक ही हमारा ऑप्शन दिख रहा है, बी बाकी को चेक कर लो। तो सोडियम के साथ चारों की रिएक्शन, तो PQRS की रिएक्शन, NaOH के साथ चारों की रिएक्शन होगी क्योंकि चारों ही वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनिया से भी चारों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, चारों की रिएक्शन होगी। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ये बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या पहला ही ऑप्शन जो दिख रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट कंजुगेशन में है, तो ये हमारा क्या एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये हमारा क्या यहां पर देखें तो पाइरोल हो रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कंजुगेशन, ये एरोमेटिक है। यहां पर पिरिडीन, पिरिडीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंप्लीट कंजुगेशन है, सभी मेंबर्ड sp2 चक्रीय है, एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या ये भी है और एरोमेटिक है। ठीक है, यहां पर देखें तो यहां पर ये हमारा फ्यूरेन है
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ है कंप्लीट कंजुगेशन, सारे मेंबर्ड sp2 एरोमेटिक है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन जो एरोमेटिक नहीं है वो है ए, बाकी सब हमारा क्या यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर एक बार फिर से मैच द कॉलम है, ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है जहां पर हमको क्या कुछ केसेस दिए जिनके फॉर्मूलों से क्या उनको मैच करना है। तो वाटर गैस, इसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रखा है। वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, इसको एरोप्लेन के ईंधन में फ्यूल के साथ यूज किया जाता है। अब हमारा कोल गैस कई सारी गैसों का मिश्रण होता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, H2, मीथेन, CO2 गैस जैसी गैसें होती है। प्राकृतिक गैसें मीथेन। अब इस मैच द कॉलम को आप चेक कर लें तो फर्स्ट का थर्ड या दो ही ऑप्शन में जा रहा है, फिर सेकंड का फर्स्ट ये भी सही है, थर्ड के लिए फोर्थ, तो थर्ड के लिए फोर्थ तो हमारा क्या ए ऑप्शन में सही, हमारा जो है ए ऑप्शन में बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या ए होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 298 केल्विन पर एक आदर्श गैस के 1 मोल के समतापी प्रसार के दौरान 10 एटीएम से 1 एटीएम तक किए गए कार्य कार्य की गणना हमको करना है। ठीक, मतलब हमारा 298 केल्विन पर एक काम यहाँ पर सिस्टम से हो रहा है जिसका प्रेशर हम 10 एटीएम टू 1 एटीएम तक लेके गए हैं। ठीक, देखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला हम इस कार्य के लिए लिखें, W बराबर माइनस 2.303 N R, यहाँ पर T, अब हमने चूंकि 2.303 लिया तो यहाँ पर लॉग हमारा 10 वाला और यहाँ पर आएगा हमारा P1 अपॉन P2। ठीक, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। अब W यहाँ पर माइनस 2.303, N कितना मोल बेटा 1, R का वैल्यू उसने हमको 2 रखने के लिए कहा है। हमारा जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन, लॉग हमारे पास इनिशियल प्रेशर क्या 10 एटीएम और फाइनल प्रेशर 1, इसको आप काट लीजिए, कितना log 10 का वैल्यू कितना आएगा 1। अब सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो जब आप सबका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आएगा -1381.8 किलो कैलोरी। ये आपका फाइनली क्या किए गए कार्य का क्या मान होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कैलकुलेशन थी जिसको कर हमको आंसर देना था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब केटाइन इज मोस्ट स्टेबल, हमको दिए गए कार्ब केटाइन में सबसे स्थायी कार्ब धनायन पर बात करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कार्ब केटाइन के लिए क्या कोई माइनस आई ग्रुप लगा है, ठीक है बेटा, जो इसको क्या अनस्टेबल कराएगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन में देखें तो इस कार्ब केटाइन के पास क्या कोई प्लस आई ग्रुप लगा है। फिर हम यहाँ पर थर्ड कार्ब केटाइन की बात करें तो एक बार फिर से क्या यहाँ पर कोई माइनस आई ग्रुप आ गया। फिर फोर्थ कार्ब केटाइन के लिए भी देखें तो यहाँ पर फिर से माइनस आई ग्रुप आ गया। मतलब हम लोग सब जानते हैं कि कार्ब धनायन का स्टेबिलिटी जो होता है प्लस आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दिखेगा वहां पर कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी क्या ज्यादा सोचना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम और सबसे अधिक स्थायी अनुनादी संरचना क्रमशः है, द लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमको ऑक्टेट कंप्लीट वाली स्ट्रक्चर देखना है, देन हमको वहां पर फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव
और फिर अगर अपोजिट चार्ज है तो डिस्टेंस कम, और अगर हमारे पास सेम चार्ज स्पीसीज है तो उनको क्या अधिक डिस्टेंस पर होना चाहिए। ये हमारे स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट में यहाँ इस कार्ब धनायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक, यहाँ पर हम सेकेंड स्ट्रक्चर में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या इस कार्ब धनायन का यहाँ पर क्या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कार्ब धनायन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये एक न्यूट्रल स्पीसीज भी है। तो हमारा सबसे अधिक स्थायी मतलब डी हमारा क्या सेकेंड वाला होगा, उस हिसाब से भी हमारा आंसर हमको मिल चुका है। पर हमको अब क्या चाहिए, सबसे कम। अब सबसे कम हम देखें तो यहाँ से अगर हम रिजोनेंस की बात करते हैं तो ये हमारा रिजोनेंस जो है यहाँ पर क्या इसी प्लस तक सीमित रहेगा और ये यहाँ तक क्या इस जगह तक पहुंचेगा। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस प्लस के लिए तो ये जो प्लस है क्या यहाँ पर इस नेगेटिव के साथ भी कंजुगेशन में है, इस पाई के साथ भी कंजुगेशन में है, मतलब यहाँ हमारा लॉन्ग रिजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉन्ग रिजोनेंस। ठीक, अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो यहाँ भी इस प्लस का क्या इस ऑक्सीजन से क्या यहाँ तक का कंजुगेशन है, बट यहाँ पर ये कंजुगेशन क्या हमारा केवल इस प्लस तक ही आएगा, ये आगे हम नहीं ले जा पाएंगे। क्लियर। तो हमारा अगर बची तीन स्ट्रक्चर में जो सबसे कम हम स्टेबल देख रहे हैं तो वो ए को देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे कम कौन सा वाला है, ए वाला, और सबसे ज्यादा कौन सा वाला, डी वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा जो है ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉलोइंग कंपाउंड। तो सिंपल सा भी हमने एक इससे पहले क्वेश्चन इसी पेपर में किया है कि किसी भी एसिड का जो कंजुगेटेड बेस या नेगेटिव है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमको वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका H+ हटाएंगे नेगेटिव, यहाँ पर H+ हटाएंगे नेगेटिव, यहाँ पर H+ हटाएंगे नेगेटिव। अब इस CH3 का प्लस आई, H का I प्रभाव 0, Cl का -I, तो माइनस को माइनस से स्टेबिलिटी आती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या A का नेगेटिव है, मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर क्या हमारा B का कोई I प्रभाव नहीं है, और C के लिए +I है जो कि नेगेटिव को अनस्टेबल करेगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है स्टेटमेंट फर्स्ट। यहाँ पर हमारा क्या है देखें तो यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड ए, बी और सी। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या इस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना ये सही है या गलत। तो देखें तो यहाँ पर इस फिनॉल के साथ अर्थो पोजीशन पर क्या कोई नेगेटिव आई ग्रुप लगा है, यहाँ पर इस फिनॉल के साथ भी क्या कोई -I नेगेटिव आई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर क्या हमारा इस मेटा पोजीशन पर कोई +I ग्रुप लगा है। तो हम क्या आई ग्रुप को डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट बोलते हैं, ये दूरी पर निर्भर करता है, फिर नंबर और फिर पावर। तो सबसे कम डिस्टेंस पर इस एसिडिक ग्रुप का यहाँ से H+ निकालकर क्या जब नेगेटिव बनेगा तो -I की यहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम, मतलब इस नेगेटिव के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल क्या ये फर्स्ट हो रहा है। फिर यहाँ से हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव को नेगेटिव से स्टेबिलिटी मिल रही है पर यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये फर्स्ट की कंपेयर में क्या कम स्टेबल नेगेटिव है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव को क्या कोई पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है जो कि उसको अनस्टेबल कराएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इन तीनों में ए, फिर बी और फिर सी। ठीक, तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो सेकंड स्टेटमेंट, फ्लोरो इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो। बिल्कुल फ्लोरीन का क्या इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव क्लोरीन की तुलना में ज्यादा होता है, नो डाउट बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा यहाँ पर
क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सेकेंड बोथ आर करेक्ट। कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड, दोनों ही क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी तापों पर अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा गति की शर्त। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्या ये फॉर्मूला होता है? ठीक है। अब यहाँ पर हमको अगर डेल्टा एच का वैल्यू किससे बेटा? लेस देन जीरो से, अर्थात क्या? नेगेटिव हो। ठीक। और डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, अर्थात क्या हो? पॉजिटिव। अब यहां पर हमारा एक नेगेटिव और यहां पर क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। और टी के साथ अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो क्या वह भी हमारा नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से हम जब जोड़ेंगे तो क्या हमारा ऑलवेज डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा मतलब हमारी अभिक्रिया स्वतः होगी। तो हमको यहाँ पर डेल्टा एच को लेस देन जीरो और डेल्टा एच को ग्रेटर देन जीरो लेकर क्या ऑलवेज डेल्टा जी नेगेटिव आता है। तो इस कंडीशन को आप चेक कर लो किस ऑप्शन से बिल्कुल आपका सही मिलाव हो रहा है। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हमारा एकदम करेक्ट हो रहा है। ठीक। तो यहां पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन मिला है N2 + 3H2, उत्क्रमणीय रूप से 2 अमोनिया और हीट का क्या यहाँ से इमिशन हो रहा है, हीट का उत्सर्जन हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन जो दिया गया है क्या वो एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो हमको इसके लिए अमोनिया निर्माण किन कंडीशनों पर ज्यादा मिलेगा या किस कंडीशन पर रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगी वो पूछ रहा है। तो हम पहले रिएक्शन लिख रहे हैं और यहाँ पर हम रिएक्शन में क्या क्या हमको मिला है वो लिख रहे हैं। तो हमारा जो रिएक्शन होने पर ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब इसका अग्र दिशा में जाना, क्या ऊष्मा छेपी हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट साइड का मोल देखें तो क्या रिएक्टेंट का मोल हमारे लिए 4 हो रहा है और इसका प्रोडक्ट मोल देखें तो कितना हो रहा है? 2 मोल। तो अब हम लोग यहाँ पर मोल का भी क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अंतर देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम सब जानते हैं कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया को अग्र दिशा में ले जाना है तो क्या ताप को कम करना पड़ेगा। हम उस डायरेक्शन में आगे जाना चाहते हैं जिधर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो रही है। तो इसके लिए ताप में क्या करना होगा? कमी। अब हमको क्या उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना जिधर मोल क्या है? कम। तो कम मोल की ओर हम कब जा पाएंगे? जब हम दाब की क्या करें? वृद्धि। तो अधिक या उच्च दाब पर क्या इस अभिक्रिया के लिए अग्र दिशा में जाने को मिलेगा। और अगर तीसरा फैक्टर हम देखें तो आयतन में हमको यहाँ पर क्या लाना होता? कमी। तो ये 3 फैक्टर है जो इस रिएक्शन को क्या फॉरवर्ड अग्र दिशा की ओर ले जाएंगे। तो दाब में वृद्धि एवं ताप में कमी। तो इसको हम कहाँ देख पा रहे हैं? डी ऑप्शन के साथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसका IUPAC लिखना है। तो देखें तो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप CHO है और एक OH है। ये हमारा क्या PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसके अकॉर्डिंग हम चेन का सिलेक्शन करेंगे। कार्बन है, इसको लेते हुए क्या हम एक लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। इसकी नंबरिंग क्या PFG कार्बन से जाएगी 1 2 3 4 5। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, हमारा एक हाइड्रोक्सी और एक मिथाइल। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 4 हाइड्रोक्सी और यहाँ पर 2 पर क्या है बेटा? मिथाइल। 2 पर मिथाइल और हमारा कितने कार्बन का? पेंट के साथ सेकेंड पर क्या इन लगा है तो 2 पेंटीन और 1 अल। क्या ये हमारा आंसर होगा? तो क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 2 पेंट इन 1 ऑल, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, स्टीम अंडरगोस डीकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर एज पर द रिएक्शन। हमको एक रिएक्शन दी गई है जिसके लिए हमको टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या टेम्परेचर पूछा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो हम इक्वेशन लिख देते हैं, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या बेटा, जीरो। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, जीरो इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस को इधर ले आओ, टी डेल्टा एस बराबर क्या, यहाँ पर डेल्टा एच, तो टी बराबर डेल्टा एच अपॉन बोलो डेल्टा एस। डेल्टा एच का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, हमको दे रखा है 200 किलो जूल। तो इसको आप जूल में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखेंगे आप जो डेल्टा एस कितना दे रखा है यहाँ पर 400, और ये किस में दे रखा है, जूल मोल और केल्विन इनवर्स, और यहाँ जूल पर मोल में। ठीक, तो ये जूल पर मोल उड़ गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। ऊपर हमारे पास क्या बेटा, 2000 अपॉन बोलो 4, और ये केल्विन को क्या मैंने ऊपर भेज दिया, 2000 डिवाइडेड बाय 4 क्या 500 केल्विन। ये हमारा इक्विलिब्रियम पर क्या टेम्परेचर होने वाला है। तो इस रिएक्शन के लिए जो हमारा इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर है वो कितना है, 500 केल्विन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक एसिडिक बफर। निम्न में से कौन सा अम्लीय बफर है। तो बफर के लिए हमारे पास क्या एक मिश्रित बफर है जो दो चीजों के साथ मिक्स कर तैयार किया जाता है। तो बफर के लिए हमारे पास क्या, एक तो वीक पार्ट अर्थात वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए, और इसी वीक एसिड वीक बेस का क्या सॉल्ट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का क्या मिक्सचर हमारा बफर सॉल्यूशन कहलाता है। वीक एसिड, इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट क्या एसिडिक बफर हो जाएगा। यहाँ पर वीक बेस और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट जो है, क्या दोनों का मिक्सचर हमारा बेसिक बफर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर अब इन चारों ऑप्शन में से कहां पर इस तरह के कॉम्बिनेशन का मिक्सचर है उसके साथ हमको एसिडिक बफर सोचना है। ठीक, तो यहां पर देखो, पहला क्या है 50 ml, 50 ml ऑफ क्या है 0.1 MnOH। ठीक, प्लस हमारे पास क्या है 25 ml ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है जिसकी रिएक्शन से हमको यहाँ पर जो सॉल्ट मिलेगा क्या वो CH3COONA, क्या वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। अब हमको करना क्या है, हमको इस रिएक्शन में बेस को खत्म करना है, एसिड को बचाना है, ताकि सॉल्ट के साथ एसिड का क्या हमारा मिक्सचर एक बफर बना सके। पर अगर रिएक्शन में आपका वीक पार्ट खत्म हो जाता है और स्ट्रॉन्ग रिमेनिंग रह जाता है तो फिर सॉल्ट नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम देखें तो इसका मोल देखो, तो 50 ml 0.5, तो यहाँ कितना मोल है इसका 5 मोल। अब इसका देखें तो 25 ml 0.1 इसका कंसंट्रेशन है, इसका मोल कितना है बेटा 2.5। रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्या इसका जो लिमिटिंग रिएजेंट है जिसका कम मोल है, क्या वो रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2.5 मोल सॉल्ट बचेगा और ये रिएक्शन के बाद जीरो, और इसका कितना मोल रिमेनिंग रहेगा 2.5 मोल। समझिएगा बात को, यहाँ पर अब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बचा है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा बफर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, तो यहां पर HCl और यहां पर NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, और कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन पर हमारा बफर नहीं बनता।
कोई भी एसिड बेस में से एक वीक पार्ट को लेकर ही क्या हम सॉल्ट बना सकते हैं। दोनों स्ट्रॉन्ग के साथ हमारा कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इनका कंप्लीट रिएक्शन कर केवल क्या बचेगा, सॉल्ट। ठीक, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो यहां पर 10 मोल ऑफ HCl, यहां पर इसकी रिएक्शन कराऊं तो 10 मोल ऑफ NaOH, तो रिएक्शन के बाद केवल इनका क्या NaCl का 10 मोल बचेगा, कोई वीक पार्ट नहीं है। अगला देख, यहां पर 0.1 MHCl 100 ml क्या हमारे पास दिया गया है, 0.1 MnH4OH का 200 ml। अब यहां पर देख, इस HCl का मोल कितना है बेटा, 10 मोल इंटू करने पर वॉल्यूम प्लस मोलरिटी का 10 मोल HCl। अब इनका इंटू कर तो यहां पर कितना आ जाएगा, 20 मोल हमारा क्या NH4OH। अब इनकी रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो रिएक्शन के बाद मेरे पास क्या इसका सॉल्ट NH4Cl बनेगा। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या सॉल्ट बना है, कितने मोल बना है सर, 10 मोल बना है। रिएक्शन के बाद ये 0, रिएक्शन के बाद क्या ये 10 मोल, मतलब हमारा वीक बेस भी बचा और वीक बेस का सॉल्ट भी बन चुका है। पर यहां पर ये जो बफर बना है वो आपका बेसिक बफर है, बफर जरूर बना है पर कैसा बफर, बेसिक। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एसिडिक बफर, मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखो, तो 0.1 NaOH का रिएक्शन कराया हमने उसके 25 ml से, तो कितना मोल, तो 2.5 मोल हमारे पास क्या बेटा NaOH है, प्लस हमारे पास इसका रिएक्शन कराओ तो यहाँ पर 5 मोल हमारे पास क्या एसिटिक एसिड है। दोनों की रिएक्शन से इसका जो सॉल्ट बनेगा सोडियम एसीटेट, क्या वो यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका वैल्यू 0, ये 2.5, कितना मोल बनेगा, 2.5 मोल हमारा सोडियम एसीटेट और 2.5 मोल क्या एसिटिक एसिड बच रहा है। मतलब यहाँ पर वीक एसिड और वीक एसिड का क्या स्ट्रॉन्ग के साथ सॉल्ट मिल चुका है, यही हमारा कॉम्बिनेशन, यही मिक्सचर क्या एसिडिक बफर के लिए होगा। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, हमारा डी। तो हमने यहां से क्या देख लिया कि हमारे पास बफर के लिए एक वीक पार्ट का होना जरूरी है और वीक का अपने किसी स्ट्रॉन्ग अपोजिट एसिड बेस के साथ सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता है। तो ब्रोमीन वाटर को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा क्या डीकलराइज कर दिया जाता है, किंतु हमारा बेंजीन क्या एक स्टेबल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये डीकलराइजिंग Br2CCl4 के साथ अपनी रिएक्शन नहीं कराता है। Br2CCl4 जनरली क्या हमारा एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमको मिलता है जो कि स्टेबल बेंजीन रिंग होने के कारण उसके साथ ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो इसका सिंपल सा हमारा आंसर है डी, बेंजीन एक स्टेबल हमारा क्या रिएक्टेंट है जो कि Br2CCl4 के साथ कलर नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म। तो हमको सभी का यहाँ पर इनॉल बनाकर क्या स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या ये हमारा अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन, अगर हम इसका इनॉल फॉर्म करें तो ये यहाँ पाई, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH। क्लियर, इसका देखें तो यहाँ पर ये हमारा क्या अल्फा कार्बन sp3 है, ये ऑक्सीजन पर माइग्रेट होगा, ऑक्सीजन कार्बन का पाई यहाँ पर माइग्रेट होगा, यहाँ पर इसका इनॉल अगर हम देखें तो क्या कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। इस इनॉल के अंदर अब रेजोनेंस आ चुका है। इसकी बात करते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो हम यहाँ पर इसका माइग्रेशन कर देखें, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर OH, ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये OH। क्लियर, अब ये हमारा क्या फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनोल आ गया है। अब इसका यहाँ से देखें
तो ये वाला H क्या यहाँ ऑक्सीजन पर माइग्रेट करेगा, ये हमारा क्या इस कार्बन ऑक्सीजन का पाई यहाँ पर माइग्रेट कर हमको मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो इसका इनॉल फॉर्म ये, अब ये इनॉल फॉर्म, चारों इनॉल फॉर्म में देखें तो ये दोनों स्टेबल हैं, बट ये जो लास्ट इनोल है क्या ये मोर स्टेबल है, कारण है ये रेजोनेंस के साथ क्या एरोमेटिक भी हो रहा है, और यहाँ पर कंजुगेशन भी क्या हमको ज्यादा और क्या तुल्यकारी रेजोनेंस भी इसके अंदर है। तो इसका करेक्ट क्या हो रहा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर कुछ सिस ट्रांस स्ट्रक्चर दिए गए हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी क्या कंपेयर कर हमको इसमें क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो हमारा पहला जो है सिस स्ट्रक्चर है और ये हमारा ट्रांस है। सिस ट्रांस में डाइपोल सिस का ज्यादा बताया है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा म्यू नॉट इक्वल टू 0 और इसका म्यू 0 है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर देखें तो फिर हमारा ये सिस और ये हमारा ट्रांस, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा बताया है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा जो पेकिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर संकुलन क्षमता क्या ट्रांस की ज्यादा है, डिस्टेंस दूरी रिपल्शन कम, अच्छी पेकिंग होगी, ये भी सही है। थर्ड देखें तो हमारे पास स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा, क्योंकि हमारे जो बल्कि ग्रुप या सेम दिखने वाले ग्रुप डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा बनाते हैं, ये भी हमारा क्या है, सही। अब हमको देखना है फोर्थ ऑप्शन को। तो फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास एक एन क्या है, पेंटेन, और एक हमारा नियोपेंटेन। ये हमारा एन पेंटेन और एन पेंटेन का सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नियोपेंटेन की तुलना में क्या हमारे पास ज्यादा होगा। पर हमको यहाँ पर जो ऑर्डर मिला है उसमें नियो का ज्यादा और एन का कम, मतलब ये वाला स्टेटमेंट या ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हम डी के साथ जाएंगे। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, बाकी सारा हमारा आपस में जो कंपेयरिंग है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्न लिखित यौगिकों के दिए गए के मान से उचित मिलान कीजिए। तो के लिए हमको सबसे पहले क्या अम्लीयता समानुपाती के, तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ देख लो और उससे के काउंट कर लो। ठीक भाई, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ से H प्लस जाएगा नेगेटिव, H प्लस जाएगा नेगेटिव, H प्लस जाएगा नेगेटिव, H प्लस जाएगा नेगेटिव। यह हमारा क्या है बेटा, बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर नेगेटिव। अब नेगेटिव को माइनस एम द्वारा क्या हाईली स्टेबिलिटी आता है, तो माइनस एम क्या नेगेटिव को स्टेबल करेगा, तो यहाँ माइनस एम इफेक्ट, यहाँ माइनस आई। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, यहाँ पर देखें तो प्लस एज ग्रुप, इस पर कोई ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या इस बेंजोइक एसिड के लिए जो भी हमारे माइनस ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और जो प्लस ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, बी के बाद यहाँ पर बी के बाद डी, जैसा कि हमको वहां पर लिख कर दिया गया, बी के बाद डी, डी के बाद क्या आ जाएगा ए के बाद क्या आ जाएगा हमारा एफ, एफ के बाद क्या आ जाएगा बेटा हमारा ई। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब इसके अनुसार हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें ए बी सी डी करके दिया गया है, ए बी सी डी। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, है ना। तो हमारा यहाँ पर बी का सबसे ज्यादा मतलब बी का हम थर्ड ले रहे हैं। फिर उसके बाद सी का हम लोग बेटा यहाँ पर ले रहे हैं फोर्थ। फिर हमारा ए का हम सेकंड ले रहे हैं। फिर हमारे एफ का हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर ये वी वाला, और लास्ट हमारा जो फर्स्ट का। अब आप देखो यहाँ पर ए का हमने क्या दे रखा है, देखो सेकंड, ए का सेकंड दो ही ऑप्शन में है हमारे पास, यहाँ पर ए का सेकंड दो ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम देख ले,
तो ये हमारा ए ऑप्शन, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक, तो अब हम सेकंड बी का देखें, तो बी का सही मिलाव क्या थर्ड है, बी का सही मिलाव थर्ड है, मतलब ए हमारा करेक्ट आंसर है। ए हमारा क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखे, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। ऊष्मीय गति रूप से कार्बन का कौन सा अपरूप सर्वाधिक स्थायी है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रेफाइट क्या ऊष्मीय गति की रूप से सबसे स्टेबल है हमारे पास, जो कि क्या हमारा यह कार्बन का वह अपरूप है जो कंडक्टिविटी भी शो करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग्रेफाइट। ठीक, अगला नेक्स्ट, द सॉल्ट ऑफ Na of weak acid Ha dissolved to form of 0.01 m solution if the degree of hydrolysis is 0.01, the Ka of Ha at 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक दुर्बल अम्ल Ha हमको दिया है जिसका लवण Na घुलकर 0.01 m विलियन बनाता है। यदि जल अपघटन की मात्रा 0.01 है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर Ha के लिए Ka निम्न है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर सबसे पहले जल अपघटन की मात्रा H के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा, KH/C। ये जल अपघटन स्थिरांक, ये दी गई सांद्रता है ना। और हमारे पास क्या दुर्बल अम्ल वीक एसिड का किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इसके लिए हम KH फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा, KW/KA। तो हम इस KH को रिप्लेस करने वाले हैं किससे, KW/KA इंटू C, क्योंकि हमको यहां से क्या उस Ka का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास जल अपघटन की जो मात्रा है क्या वो 0.01 दी गई है। ठीक, अब यहाँ पर KW हमारा कितना होता है बेटा, 10 की घात -14। यहाँ पर Ka पूछा गया है, सांद्रता का मान कितना दिया गया है, 0.01। ठीक, अब हम यहाँ से 0.01 का स्क्वायर कर यहाँ से रूट हटा देते हैं, 10 की पावर -14, यहाँ पर K, यहाँ पर 0.01। अब ये सारे मानों को पावर में लिख देते हैं। इसको मैं क्या 10 की पावर -2 और इसका क्या पावर लगा दूं, 10 की पावर -14 Ka, यहाँ पर इसको भी 10 की पावर -2। K को इधर ले आता हूँ, 10 की पावर -14, यहाँ 10 की पावर ये -2 इंटू 2 -4, यहाँ पर 10 की पावर -2। ठीक बेटा, अब यहाँ पर आपके नीचे -6 ऊपर -14, यहाँ हमारा -6 ऊपर जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर K का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 की पावर -8। K का वैल्यू कितना, -8। एक बार और इसको चेक कर ले, यहाँ पर 10 की पावर -2 की पावर 2 था, अंदर इंटू करूंगा कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4। अब ये -4 को इधर लेकर आए, K को इधर लेके आए, तो यहाँ पर -4 -2 -6 ऊपर गया +6 -14 से कैंसिल होकर कितना बचेगा, 10 की पावर -8। मतलब इसका K वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -8। ठीक, तो इस तरीके से हमने पूरे पेपर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा। आप इसकी मदद से अपने पेपर को अच्छे से मिलाइए, सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।